देखिए पिछली क्लास में हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में एक बार फर्दर रिवीजन हो गया था और आज हम बात करेंगे यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। देखो जब मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात करता हूं तो बेसिकली दिस इज द टेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय एलेक्स जेफरी। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहले हमारे को जो दी थी एलेक्स जेफरी ने। और बेसिकली टेक्निक है क्या? दिस इज अ टेक्निक यूज नाउ अ डे फॉर अ पर्सन फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जिसके थ्रू हम लोग क्या देखते हैं, हर एक पर्सन की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है बच्चों। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर यूज करें, यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड विच कुड बी रिक्वायर्ड। और ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन हमारे को किसमें चाहिए होती है? ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन हमारे को चाहिए होती है इन क्रिमिनल केसेस और फॉर सॉल्विंग पैटर्निटी इशू एंड डिस्प्यूट्स। है ना, कहीं पर कोई भी मर्डर हो गया है, रेप हो गया है, चोरी हो गई है, वहां पर हमारे को कुछ एविडेंस मिल जाते हैं, किसी पर भी शक होता है, उसके बेस पे हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग पैटर्निटी इशू। है ना, बच्चे का बाप कौन है, इस तरह के बहुत सारे केसेस, सीरियल्स, मूवीज, वेब सीरीज आप देखते होंगे। एंड कई बार बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, है ना, लड़ाई झगड़े, इन सब चीजों को लेकर के, उन सब चीजों के लिए हम लोग ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे को कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए फिंगर प्रिंटिंग पढ़ने के लिए। देयर आर सम बेसिक टर्म्स। तो बेसिक टर्म्स क्या, उनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 99.9% बेस पेयर सीक्वेंस जो होती है, 99.9% बेस पेयर सीक्वेंस इज सेम। तो इतनी जो बेस पेयर सीक्वेंस होती है वो सेम होती है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। सिर्फ 0.1% बेस पेयर सीक्वेंस जो होती है इज डिफरेंट। सिर्फ इतनी ही सीक्वेंस हमारी डिफरेंट होती है, तभी जिसकी वजह से कोई भी पर्सन है उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अदरवाइज आप में, तुम में, मुझ में, सब में सेम बेस पेयर सीक्वेंस होती है। तो हमारे पास यहां पर क्या है, मान लो कि डीएनए का एक स्ट्रेच है, देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए। ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रेच है। मैं इसमें से एक थ्रेड को यहां पर खोल देता हूं जूम करके, और इसको और ज्यादा जूम कर देते हैं तो इसकी सीक्वेंस देख लेते हैं। अब ये जो डीएनए का एक स्ट्रेच मैंने लिया है, ऑफन रिपीट सेवरल टाइम्स, यही इस स्ट्रेच के ऊपर जो भी सीक्वेंसिंग होगी वो कई बार रिपीट होती है टोटल डीएनए के अंदर, एक सेल की टोटल डीएनए के अंदर मैनी टाइम्स। इसी वजह से हम इसको यहां पर रिपीटेटिव डीएनए भी बोलते हैं। वो सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है तो इसी को रिपीटेटिव डीएनए या टेंडम डीएनए भी बोलते हैं, और टेंडम डीएनए भी यहां पर इसको बोला जाता है। मान लीजिए सीक्वेंस मेरे पास क्या है यहां पर, तो हमारे पास सीक्वेंस है इस तरीके डीएनए चल रहा है, जी जी जी। ठीक है, ये 3 बार है। मान लो टी टी ए, ठीक। देन उसके बाद जी जी जी, टी टी ए, जी जी जी, टी टी ए। तो आप देखेंगे यहां पर यही सेम बेस पेयर जो है कंटिन्यूटी में यही सीक्वेंस हमारी बार बार रिपीट हो रही है, तो इसी को बोला जाता है रिपीटेटिव डीएनए। अब ये जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होती है, हम इनको यहां पर सेपरेट करेंगे। नाउ दिस रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस इज सेपरेटेड। हम लोग यहां पर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहां पर इसको सेपरेट करेंगे ऑन डेंसिटी ग्रेडियंट, ऑन डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड के थ्रू। अब ये डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड के अंदर क्या होता है, देखो हमें पता है यहां पर कि कुछ ऐसी सीक्वेंस है जो ज्यादा है और कुछ ऐसी सीक्वेंस है यानी कि जो कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। यानी जो ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है और जो सीक्वेंसिंग कम है उसकी डेंसिटी हमारे पास यहां पर कम होगी, जो कम बार रिपीट हो रहे हैं, कम बार आ रहे हैं। ठीक, तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस लेंगे बच्चों।
देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक ट्यूब है और इसके अंदर हमने क्या किया, सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस कर दी। तो सबसे पहले बल्क डीएनए लिया। ड्यूरिंग सेंट्रीफिकेशन हमने यहाँ पर इसके अंदर डीएनए डाला और डीएनए डालने के बाद मैंने क्या देखा कि मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले जो ऑब्वियस सी बात है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो यहां पर आ गया मेरे पास। ठीक है, दिस इज द बल्क जीनोमिक डीएनए, दिस इज द बल्क जीनोमिक डीएनए, ये हमारे पास आ गया भाई। ठीक है जी, बल्क जीनोमिक डीएनए। उसके ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, मेरे पास कुछ और डीएनए है। ठीक है जी, दिस इज द मिनी सैटेलाइट डीएनए, इसको हम बोलते हैं यहां पर मिनी सैटेलाइट डीएनए। और देन उसके बाद सबसे ऊपर माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। ठीक है जी, ये चीज है। देखिए अब क्या होता है यहां पर, तो जब हम लोगों ने सेंट्रीफिकेशन करी तो हमने यहां पर देखा बल्क डीएनए जो था, ये डीएनए का स्ट्रेच हम लोग डाला, तो जो बल्क डीएनए जो ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, फॉर्म मेजर पीक एंड अदर स्मॉल पीक्स आर कॉल्ड, जो छोटी छोटी पीक्स बनी उनको सैटेलाइट पीक बोला गया। सर कौन सी पीक है, ये तो मैंने काम कर दिया, लेकिन यहां पर मैंने क्या देखा, कुछ पीक बन गई इस तरीके की। ठीक है जी, यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पास इस तरीके से कुछ पीक्स बन जाती है बेटा इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर एक मेजर पीक बनी है, एक माइनर पीक बनी है। जहां पर मेजर पीक बनी है, दिस इज द बल्क डीएनए। ठीक है, इस रिजल्ट को हम लोग जब यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एंड जो स्मॉलर पीक है इसी को मैंने बोला है यहाँ पर सैटेलाइट डीएनए बच्चों। ठीक, चलिए अब रिपीटेटिव डीएनए जो है वो हमारा सैटेलाइट डीएनए में भी प्रेजेंट होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये माइक्रो मिनी क्या है, बेसिकली माइक्रो और मिनी जो है यही दोनों सैटेलाइट डीएनए, बोथ आर सैटेलाइट डीएनए, दोनों सैटेलाइट डीएनए। तो यहां पर क्या होता है, देखो मैंने जैसा आपको बताता हूँ कि एक तो मेरे पास यहाँ पर रिपीटेटिव डीएनए जो है ज्यादा अमाउंट में वो बल्क जीनोमिक डीएनए हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत रिपीटेटिव डीएनए सैटेलाइट डीएनए में भी प्रेजेंट होता है। तो सैटेलाइट डीएनए को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं और ये क्लासिफिकेशन तीन चीजों के ऊपर बेस होती है। देयर इज अ सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए दो तरीके से फिर से फर्दर है मेरे पास, जिसमें मेरे पास माइक्रो सैटेलाइट डीएनए है और मिनी सैटेलाइट डीएनए। तो एक तो हो गया मिनी सैटेलाइट और दूसरा हो गया मेरे पास यहां पर माइक्रो सैटेलाइट। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि हमने यहां पर इनको कैटेगराइज किया है। ठीक है जी, हमने यहां पर इनको तीन तरीके से, वो सॉरी दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर दिया, बट व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेस पे मैंने यहां पर इनको क्लासिफाई किया। तो क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहली चीज हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं डीएनए के अंदर क्या होता है जी, ए टी और सी जी की रेशो देखी जाती है। सबसे पहले यहां पर मेरे पास ए टी एंड सी जी रेशो, हमने देखा कि ए टी और सी जी की रेशो कितनी है, उस हिसाब से हमने यहां पर इनको कैटेगराइज किया। आप ये भी कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि प्यूरिन रेशो पायरिमिडीन, कि प्यूरिन और पायरिमिडीन की क्या रेशो है, उस बेस पे कैटेगराइज किया हमने। दूसरी चीज लेंथ ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंसिंग की जो है लेंथ क्या होगी। ठीक, एंड तीसरी चीज हाउ मेनी टाइम्स द सीक्वेंस इज रिपीटेड। ठीक है, यानी कि कॉपी नंबर, कितनी बार सीक्वेंस हमारे पास रिपीट हो रही है।
उस हिसाब से सैटेलाइट डीएनए दो तरीके के, एक मिनी सैटेलाइट है और एक माइक्रो सैटेलाइट है। ठीक है भाई, चलिए ये बात हो गई कि दो तरीके के हो गए, एक मिनी सैटेलाइट है, एक माइक्रो सैटेलाइट है। इनमें से जो यूज होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वो मिनी सैटेलाइट है। इसको हम लोग यूज करते हैं इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको यहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर यूज किया जाता है। और इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ VNTR। ये VNTR क्या होता है? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, मतलब कि हाउ मेनी टाइम्स द सीक्वेंस इज रिपीटेड, कितनी बार सीक्वेंस रिपीट हो रही है। एंड दिस VNTR इज यूज्ड एज रेडियो लेवल प्रॉब्स, इसको एज अ रेडियो लेवल प्रॉब्स हम लोग यूज करते हैं। रेडियो लेवल आपको पता ही है, रेडियो लेवलिंग प्रॉब्स मतलब कि हमारे पास एज अ टूल होगा जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो देखो ये जो हमारे पास अब सीक्वेंसिंग आई है, ठीक है, तो दीज सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, किसी प्रोटीन की कोडिंग नहीं करते। दीज आर मोस्टली एसोसिएटेड विद सेंट्रोमेयर एंड टेलोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम, ये बात आपको पता होगी, 11th में पढ़ा था हमने सैटेलाइट डीएनए के बारे में। दीज सीक्वेंसेस फॉर्म हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं एंड फॉर्म बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस बनाती है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि पॉली यानी मैनी, मॉर्फोलॉजी मतलब मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जो होती है, समझ में आएगी, डोंट वरी। मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट जिसको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। बात नंबर एक, इसी को बोला जाता है वेरिएबल टेंडम रिपीट्स, यानी कि कितनी बार सीक्वेंसिंग रिपीट हुई है, और इसको एज अ रेडियो लेवल प्रोब हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म से मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स की डीएनए की सीक्वेंस है, मतलब डीएनए में चेंजेस है, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है। और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है बच्चों, इज अराइज ड्यू टू म्यूटेशन, ये म्यूटेशन के कारण अराइज होता है, ठीक है जी। इट इज ड्यू टू म्यूटेशन, ये म्यूटेशन के कारण होता है। थोड़ा सा इस बात को भी आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, ठीक है जी। इट इज ड्यू टू म्यूटेशन बच्चों, ठीक है। जस्ट इमेजिन किस तरीके से, मैं कहना क्या चाहता हूं, मान लो कि मेरे पास ये डीएनए की थ्रेड है, ठीक है, ये डीएनए की थ्रेड, एंड दिस इज द 5 डैश, ये 3 डैश, ये 3 डैश, ये 5 डैश, ठीक। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पर कुछ ना कुछ कोड प्रेजेंट होते हैं अपने पास, जैसे कि यहां पर है GAATTC, जस्ट इमेजिन कि ये वाला कोड मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। और इसी का जो दूसरा हमारे पास सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, ऑब्वियसली बात है CTTAAG, CTTAAG, भाई यही तो होगा इसके कंपैरिजन में बेस पेयर में, अगर ये यहाँ पर है तो ये वाला मेरे पास इधर में होगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि दी एंड तक मेरे पास यही सीक्वेंस है, इधर GAATTC और CTTAAG, ठीक, लास्ट में भी, इधर में भी, और हमारे पास यहाँ पर मिड में। अब मैं देखता हूं लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, देयर इज अ पॉलीमॉर्फिक साइट, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा जी, पॉलीमॉर्फिक साइट है। किस तरीके से वो आ जाती है जी, देखिए GAATTC, सेम कोड मेरे पास यहाँ पर भी है GAATTC, और इससे कम है CTTAAG, ठीक, ये है। अब मैं लेकिन देख रहा हूं कि यहां पर हमारे पास देयर इज अ पॉलीमॉर्फिक साइट, मान लो ये वाली पॉलीमॉर्फिक साइट है जहां पर क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म शो होगा। देयर इज अ पॉलीमॉर्फिक साइट, इस डीएनए के स्ट्रेच के ऊपर हमारे पास यहां पर ये प्रेजेंट है। तो हम लोग इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, द ट्रीटमेंट ऑफ डीएनए, देयर इज अ ट्रीटमेंट ऑफ डीएनए विद इको R1, इको R1 एंजाइम है जो इस डीएनए को बीच में से कट कर देगा,
और जब कट कर देगा तो हमारे पास यहाँ पर ये डीएनए का जो स्ट्रेच है वो भी इस तरीके से हो गया बच्चों, ठीक है जी। यानी कि देयर इज अ क्लीवेज, कट लग गया, देयर इज अ क्लीवेज, यानी कि 2 फ्रेगमेंट्स हो गए मेरे पास, ठीक है जी। मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, 2 फ्रेगमेंट्स हो चुके, ठीक है। अब एक तो ये टाइप हो गई, दूसरा हम लोग क्या देखते हैं किस तरीके से होती है जो पॉलीमॉर्फिक होती है। मान लीजिए मेरे पास अभी तो एक में तो सेम सीक्वेंस चल रही है, दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं मेरे पास एक और थ्रेड है, सेम सिचुएशन, GAATTC, CTTAA, G, GAATTC, CTTAA, G, सेम सीक्वेंस चल रही है। अरे ठीक है जी, लेकिन इसके अंदर हम देख रहे हैं बीच में मेरे पास GAACTC, GAACTC, ठीक है जी। और इसका जो पैरेलल में होगा हमारे पास वो होगा CTTGAG, CTTGAG। चलिए चलिए चलिए, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने क्या देखा कि हमारे पास यहाँ पर भी एक पॉलीमॉर्फिक साइट है ना। ये देखिए CG, देयर इज आल्सो अ पॉलीमॉर्फिक साइट। वही काम ट्रीटमेंट करेंगे हम इसका भी यहाँ पर विद इको R1 एंजाइम, लेकिन इस बार हम लोग क्या देखेंगे, जब इस बार हम ये यूज करेंगे यहाँ पर, सो देयर इज नो क्लीवेज, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी क्लीवेज नहीं होगा, देयर इज नो क्लीवेज बच्चों। यानी कि रिजल्ट क्या है, एक लार्जर फ्रेगमेंट और हमारे पास यहाँ पर 2 छोटे फ्रेगमेंट। समझने की कोशिश करिए आप लोग इस चीज को, मैं कहना क्या चाहता हूँ आप लोगों से, ये चल क्या रहा है। मैंने बोला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, हर पर्सन की होती है, जिसको हम लोग यूज करते हैं पैटर्निटी इशू, डिस्प्यूट से, क्रिमिनल मुद्दों को समझाने के लिए। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमारे को कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे कि 99.9% बेस पेयर सीक्वेंस सेम होती है, 0.1% सीक्वेंस डिफरेंट होती है, ठीक। डीएनए के अंदर बहुत सारी सीक्वेंस रिपीट होती है, वो रिपीटेड डीएनए कहलाता है, उसी को हम टेंडम डीएनए भी बोलते हैं। अब हमने क्या देखा, कहीं कहीं पर ये ज्यादा रिपीटेशन होती है, कहीं कहीं पर कम है, तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पर डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट कर लिया, बल्क जीनोम डीएनए को जहां पर सारी सीक्वेंसिंग रिपीट है, और दूसरा जो यूनिकनेस है, लेकिन उसके आसपास भी थोड़े बहुत तो ऐसे होंगे जो रिपीट मर रहे होंगे, तो उस हिसाब से 2 तरीके के डीएनए हो गए मेरे पास, एक बल्क डीएनए और एक सैटेलाइट डीएनए। बल्क डीएनए यानी बल्क जीनोमिक डीएनए, और जो सैटेलाइट डीएनए होता है हम देखते हैं उसके अंदर भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रिपीटेशंस होती है, और उनको फर्दर कैटेगराइज किया गया मिनी सैटेलाइट में और माइक्रो सैटेलाइट। किस बेसिस पे कि ATCG की रेशियो यहाँ पर कितनी है दोनों के अंदर, लेंथ ऑफ सीक्वेंस यहाँ पर क्या है, और कितनी बार ये सीक्वेंसिंग हमारे पास कॉपी हो रही है। तो मिनी सैटेलाइट है जिसको हम VNTR बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, मतलब कि टेंडम रिपीट यानी डीएनए रिपीट, वेरिएबल नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, यही मतलब है। इस मेथड को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने बात करी यहाँ पर एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, मेरे पास ये डीएनए की सीक्वेंस है, सेम सीक्वेंस है, लेकिन आप ये देखिए कि इस वाली जगह पर और इस वाली जगह पर, यहां पर हमारे पास ये काम चल रहा है, यहां पर हमने क्या देखा, तीनों में सेम है, यहां पर लेकिन क्या किया, इस वाले सेगमेंट के हिसाब से यहां पर मेरे पास क्या, बिल्कुल सेम डीएनए का सेगमेंट, बिल्कुल सेम डीएनए का सेगमेंट, लेकिन इस डीएनए के मिड में और इस डीएनए के मिड में हमने देखा कि एक छोटा सा चेंज था, यहाँ पर CG था, यहाँ पर TA था, यानी देयर इज अ पॉलीमॉर्फ, यानी डिफरेंट मॉर्फोलॉजी देखने को मिल रही है ना भाई, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी हो गई डीएनए की, हमारे पास एक ही फ्रेगमेंट्स है, तो ये हमारे पास डीएनए पॉलीमॉर्फिक कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। अब अगर इस वाले सीक्वेंस में मैंने देखा कि एक ये सीक्वेंस और इसकी पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए सेगमेंट मेरे को देखने को मिला, तो मैं यहाँ पर क्या किया मैंने कि डीएनए को ट्रीट किया इको R1 एंजाइम के थ्रू, और इको R1 जो होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, डीएनए को कट कर देगा, 2 फ्रेगमेंट्स बन गए। लेकिन यहाँ पर मैं अगर इसको इको R1 एंजाइम छोड़ूंगा तो 2 फ्रेगमेंट नहीं कर पाएगा, एक ही यहाँ पर फ्रेगमेंट रहेगा, देयर इज नो क्लीवेज। तो यानी कि डीएनए की केमिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है, इसे ही हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म।
और ये क्यों आया, कैसे आया, भाई हमारे को इस तरह का डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को क्यों मिला, ये म्यूटेशन के कारण है। और उससे क्या हुआ, उससे उस डीएनए की केमिस्ट्री और बिहेवियर सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, हम लोगों ने एलील पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था चैप्टर 5 में, तो वो एलील पॉलीमॉर्फिज्म था, लेकिन ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि म्यूटेशन के कारण चेंज हुआ सेगमेंट के अंदर, जिसकी वजह से उसका नेचर ही चेंज हो गया। देखो ना, एंजाइम छोड़ रहे हैं तो ये कट हो रहा है, लेकिन यहां पर हमने एंजाइम छोड़ा, ये कट नहीं हुआ, यानी कि इसका केमिकल नेचर ही चेंज हो गया। किस वजह से, म्यूटेशन के कारण एक डिफरेंट सेगमेंट आ गया, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। एक ही डीएनए के दो सेगमेंट है एक ही कैरेक्टर वाले, ठीक है। तो हम देखते हैं इस एग्जांपल के अंदर, देखो हमने पढ़ा क्या है, 3 लोकेशन है जिसके ऊपर कुछ सीक्वेंस है, और इको आर1 एंजाइम उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेता है, और वहां पर ये एंजाइम क्या करता है बच्चों, कट लगा देता है। देखा कि एक सीक्वेंस ये रहा, एक सीक्वेंस ये रहा, लेकिन इस वाली सीक्वेंस का ये यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म है, तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये 2 सीक्वेंस है जहां पर वो मैचिंग नहीं हो रही है, और इसमें इसने क्या कर दिया जी, कट मार दिया। लेकिन ड्यू टू म्यूटेशन, ठीक है, ड्यू टू म्यूटेशन ये दूसरे फ्रेगमेंट में कट नहीं लगा पाता और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, ठीक है। इसी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस बनाते हैं। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म समझना जरूरी है अगर हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझनी है तो, ठीक है। तो यही बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है। छोटी सी बात ये समझ में आई कि इसी सीक्वेंस की कॉपी है जहां पर हम देखा म्यूटेशन के कारण चेंजेस है, और उसके कारण इसका केमिकल नेचर चेंज हो गया, लेकिन ये यहां पर इसमें क्या कर देता है जी, कट मार देता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है हमारे को बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है सैटेलाइट डीएनए में, जीनोमिक डीएनए में नहीं। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म सीन सो फ्रीक्वेंटली इन सैटेलाइट डीएनए। देखो, जो प्रोबेबिलिटी होती है वेरिएशन की इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस वुड बी हायर एज म्यूटेशन इन दिस सीक्वेंस डू नॉट हैव इमीडिएट इफेक्ट। म्यूटेशन के अंदर हम देखते हैं कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता है इंडिविजुअल्स की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पर। तो these mutation keep on accumulating generation after generation form the basis of polymorphism। वही जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरेक्टर्स जो एक्यूमुलेट होते रहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म का बेस बनाते हैं, ये बात याद रख, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया VNTR मतलब कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ये क्या होते हैं, VNTR बेसिकली छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है जो रिपीटेड होती है इन टेंडम यानी डीएनए के ऊपर एट अ जीन लोकाई, जीन लोकस के ऊपर स्पेसिफिक। देखो जैसे यहाँ पर एक बार 3 रिपीट हुआ, फिर ये रिपीट हुआ, फिर ये रिपीट हुआ, फिर ये रिपीट हुआ। तो नंबर ऑफ रिपीट्स जो होते हैं ये तो समझ में आ गया, इसी को VNTR बोला गया। लेकिन मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ रिपीट्स जो वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज के अंदर, ठीक है जी। किस तरीके से, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो मेरे पास एक सीक्वेंस है जी, मैं यहां ले लेता हूं GAATTC, ठीक। ये मेरे पास एक कोड है, ठीक है, या सेम कोड नहीं लेते, अभी ऊपर भी ये लिया है, हम लेते हैं जी GAGGCGG, चलो ये ले लेता हूं, ठीक। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री CTCCGCC, ये ले लिया। अब ये सिंगल है, अब मैं देख रहा हूं ये रिपीट होएगा। अब देखो GAGGCGG और CTCCGCC, यानी आप ध्यान से देखो कि ये जो कोड है एक बार रिपीट हुआ, फिर दूसरी बार रिपीट हुआ, यानी टोटल कितने रिपीट्स है, 2 रिपीट्स है, ठीक। एक स्पेसिफिक नंबर लगा। अब सोचो कि नीचे वाले में क्या होगा, ये सेम, ये सेम, और तीसरी बार फिर यही आ गया GAGGCGGCCGCC। अब यहां पर क्या होगा, 3 रिपीट, ये 2 रिपीट हो गया, 3 रिपीट, इस बार 3 रिपीट है, एक बार ये, एक बार ये, फिर तीसरी बार ये, ऐसे 4 रिपीट है, 6 रिपीट है। तो यानी कि कहने का मतलब हमें पता चल जाता है कि एक स्पेसिफिक बेस पेयर की सीक्वेंस जो है किसी बंदे में 3 बार रिपीट हो रही है और किसी बंदे में 6 बार रिपीट हो रही है, ठीक। कहीं पर भी कोई भी जुर्म हुआ है, उसका डीएनए फ्रेगमेंट आ गया मेरे पास, एविडेंस मिल गया कुछ भी करके,
उस डीएनए को हमने आइडेंटिफाई करा, हमने देखा कि उसके अंदर ये सीक्वेंस कितनी बार रिपीट होती है, पता चला उसमें 4 बार रिपीट हो रही है, और उसके बाद एक यूनिक कोड आया, फिर 4 बार रिपीट, फिर एक यूनिक कोड, फिर 4 बार रिपीट। ठीक, अब जिन 4 बंदों के ऊपर शक है उन सबके डीएनए की टेस्टिंग करा लो, अगर उनके अंदर ये रिपीटेशन जो अगर मैच होती है, इसका मतलब कि वही बंदा कातिल है भाई। बेस लॉजिक समझ में आया आपको? क्योंकि अगर जो बंदा कातिल है उसके अंदर हो सकता है रिपीटेशन चौथी बार हो या किसी के अंदर 5 बार हो, ये कंफर्म है। रिपीटेशन जो होती है वो वेरिएबल होती है बच्चों, किसी में 2 रिपीट, किसी में, मैंने बोला कि बेस पेयर सीक्वेंस सेम है लेकिन नंबर ऑफ रिपीट सेम नहीं है। किसी में कितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, किसी में कितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, किसी में कितनी सीक्वेंस रिपीट हो रही है, किसी में कितनी सीक्वेंस रिपीट हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर मैंने लिए, इनके बाद रिपीट हो रही है, किसी में हो सकता है 4 के बाद रिपीट हो रहा हो, किसी में 5 के बाद रिपीट हो रही है। बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो क्या करता है, किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को स्कैन कर लेता है एंड लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर सीक्वेंस को देखता है, एंड यूजुअली 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को बच्चों। तो ये काम जो होता है बहुत ही इजी हो जाता है हमारे पास थ्रू दिस। देखिए मेथड क्या है, सबसे पहले तो फर्स्ट काम जो होगा वो होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अगर हमारे को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो हमारे को डीएनए चाहिएगा ना, तो इसके लिए हमारे को क्या करना है जी, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। एक तो जहां पर भी क्राइम सीन है वहां से हम कोई एविडेंस लेंगे, वहां से डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने मूवीज वगैरह में, ठीक है, या फिर जिस पे शक होगा फिर उसका डीएनए लेते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, जो डीएनए है उसको हमने आइसोलेट करना है, एंड देयर इज अ डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय एंजाइम एंडोन्यूक्लियस। नाउ देयर इज अ डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय एंजाइम एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस यहां पर डीएनए को डाइजेशन से मतलब है उसको कट कर सकता है दोस्त, ठीक है जी, उसको कट कर सकता है बीच में, जैसे मैंने यहां पर फ्रेगमेंट्स करे थे, तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो कट करता है बीच में से। देन उसके बाद हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स बन गए। तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। वो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स बन गए एंडोन्यूक्लियस के कारण, देन उसके बाद उनको सेपरेट करेंगे, तो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। यहां पर अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स का क्या होगा बच्चों, सेपरेशन होगा बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के थ्रू। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब इसके बारे में 12th में आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी में बता रखा है, तो वही डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझना, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। कुछ फ्रेगमेंट्स ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं और कुछ फ्रेगमेंट्स ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, तो हमें सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक। देन उसके बाद हमारे पास एक और मेथड है, दैट इज कॉल्ड द ब्लोटिंग। अब ये ब्लोटिंग के अंदर क्या होता है, ब्लोटिंग, नाउ पास दीज फ्रेगमेंट्स टू द रफ जेल। इन फ्रेगमेंट्स को पास दीज फ्रेगमेंट्स टू रफ जेल। एक रफ जेल होता है, जेल होता है हमारे पास, तो रफ होता है वो, उसके थ्रू पास करते हैं, जिसका नाम है नाइट्रोसेल्यूलोज। दैट इज द नाइट्रोसेल्यूलोज। तो इसके थ्रू हम लोग पास करते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोसेल्यूलोज होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, स्टेबल मीडियम जेल होता है, जबकि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम जेल यूज करते हैं वो स्टेबल मीडियम नहीं होता है, ठीक है, बायोटेक में डिटेल में बात करेंगे। चलिए, अब ये फ्रेगमेंट्स हो गए, तो फ्रेगमेंट्स क्या है, अब यही तो वीएनटीआर है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इन वीएनटीआर की हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वीएनटीआर किसके साथ, विद रेडियो लेवल्ड वीएनटीआर। हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियो लेवल्ड वीएनटीआर। चलो जी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी विद रेडियो लेवल वीएनटीआर के साथ, और देन उसके बाद हम अब इन रेडियो लेवल वीएनटीआर को आइडेंटिफाई करेंगे। भाई एक सॉल्यूशन मेरे पास ये है, जिसके ऊपर शक होगा उसके भी हम लेंगे, तो अब उनको आइडेंटिफाई करेंगे ना, कौन कौन से वो मैच हो रहे हैं, रेडियो लेवल के थ्रू पॉसिबल है।
तो यहां पर उसी स्टेप को मैं बोलता हूं ऑटो रेडियोग्राफी। दिस इज द ऑटो रेडियोग्राफी। तो ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई दीज रेडियो लेबल्स VNTR, आइडेंटिफाई रेडियो लेबल्ड VNTR। अब इस चीज को मैं आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मान लो कि हमारे पास कोई भी दो इंडिविजुअल्स है, ठीक है, इंडिविजुअल्स ए और इंडिविजुअल बी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि दो इंडिविजुअल्स है ए और बी, ए और बी, दो इंडिविजुअल्स है हमारे पास, ठीक। एंड टेक क्रोमोसोम विद होमोलोगस पेयर। हमने क्या किया, उनके होमोलोगस पेयर से उनके क्रोमोसोम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जी, ठीक है जी। मान लीजिए कि क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे पहले हमारे पास है, दोनों को हमने क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 1 ले लिया। इसका भी, और इसका, ठीक है जी। हमने इनका क्रोमोसोम ले ली। तो हियर वी आर मेकिंग ब्लॉक्स इन क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम के अंदर हम लोग ब्लॉक्स बनाते हैं और ये ब्लॉक्स रिप्रेजेंट कर देंगे, रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस को। तो मान लो इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 यानी कि 5 टाइम्स रिपीटेशन है, ठीक है। और इसी के पेयर में 1 2 3, यहां पर ये 3 रिपीटेशन है, ठीक है जी। जबकि मैं जो दूसरा बंदा है बी है, अगर उसके अंदर यहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, तो हमने यहां पर देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 8 रिपीट है। और इसी का जो होमोलोगस पेयर है उसके हिसाब से उसके अंदर 2 रिपीट, ठीक। तो क्रोमोसोम 1 हमने यहां पर देखा किसी भी तरीके से कोई भी मैचिंग नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक्स है हम देखते हैं रिप्रेजेंट करते हैं रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस को, और हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इनको कट करेंगे और देन पास थ्रू करते हैं इन सेगमेंट्स को जेल के थ्रू। और बाद में ये जो जेल होते हैं सेपरेटिंग दीज फ्रेगमेंट थ्रू डेंसिटी ग्रेडियंट के थ्रू। और जो बिगेस्ट पीस होता है वो टॉप पर रहता है एंड स्मॉलेस्ट पीस जो होता है वो बॉटम में रहता है। तो अगर हम यहाँ पर कट करते हैं बिगेस्ट पीस को तो कैसे होता है, स्मॉलेस्ट पीस को कैसे होता है, ये देखिए। अभी तो मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करे, हमने उस बंदों के क्या लिया जी, क्रोमोसोम 1 ले लिया, या क्रोमोसोम 2 ले लिया, क्रोमोसोम 3 ले लिया, ठीक। अब मैं ये बार बार ब्लॉक्स नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूं। मान लो कि क्रोमोसोम 2 में 4 रिपीट है, यहां पर 7 रिपीट है, और जो दूसरा इंडिविजुअल है उसके अंदर 6 और 1 रिपीट है। क्रोमोसोम 3 के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर 10 रिपीट्स है, यहाँ पर 6 रिपीट्स है, और जो दूसरा इंडिविजुअल है उसके अंदर 4 और 7 रिपीट्स है। चलिए ठीक है, तो ये यहाँ पर रिपीट्स है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये होने के बाद ये जो ब्लॉक्स है रिप्रेजेंट कर रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस को। अब हम करते क्या है, हम इनको यहाँ पर कट कर देते हैं, और कट करने के बाद इनको पास करेंगे इन सेगमेंट्स को जेल के थ्रू। इनको हम जेल के थ्रू पास करेंगे और सेपरेट करेंगे इन फ्रेगमेंट्स को डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से। तो हम लोग क्या करते हैं, जो डेंसिटी ग्रेडियंट एंड बिगेस्ट पीस जो होता है टॉप पर होता है, स्मॉलेस्ट पीस जो होता है वो बॉटम पे होता है। इसी को बोला जाता है यहां पर बेंडिंग पैटर्न ऑफ VNTR। दिस इज कॉल्ड द बेंडिंग पैटर्न ऑफ VNTR।
क्या होता है देखिए, इसके अंदर हमारे पास ना एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर सी होती है कुछ, मान लीजिए उसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और उसके अंदर हम डीएनए फ्रेगमेंट्स डालते हैं। और जब उन फ्रेगमेंट्स को हम डालने के बाद उसको ऐसे टेढ़ा करेंगे तो हम देखते हैं कुछ कुछ छोटे छोटे फ्रेगमेंट नीचे की तरफ भाग जाएंगे, बड़े बड़े फ्रेगमेंट जो है ऊपर की तरफ रह जाते हैं। मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। दोबारा बोलो, ये सारी बातें बायोटेक्नोलॉजी की है, लेकिन ये टॉपिक इस चैप्टर के अंदर दे रखा है, तो कुछ टर्म्स वहां से रिलेटेड है। तो जैसे कि मान लो कि ये मेरे पास है ए, इंडिविजुअल जो मेरे पास ए है, यहां पर ये उसका मेरे पास बेंडिंग पैटर्न होगा। तो हमने यहां पर देखा कि इसके अंदर मान लीजिए मैं नंबर डाल देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और 11 ऐसे, ठीक है जी। एक तो ये समझिएगा जी, ये प्लेट है हमारे पास, ठीक है। दूसरा है मेरे पास ये बी वाले का, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, ठीक। अब हमने क्या देखेंगे कि जो जैसे यहाँ पर 10 रिपीटेड सीक्वेंस है, ठीक है जी, तो जो जो हमने क्रोमोसोम आइडेंटिफाई किए हैं वो सारे के सारे कहाँ होंगे जी, वो सारे के सारे यहाँ पर, जैसे 10 वाला आ गया 10 वाले के सामने लार्ज फ्रेगमेंट, देन उसके बाद में है 7 वाला, फिर उसके बाद में है यहाँ पर ये 6 वाला, फिर 5 वाला, फिर 4 वाला भी है, और ये 3 वाला भी। ये सारे आ गए यहाँ पर। जो दूसरा पर्सन है उसके अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से, देखिए जी, इसके अंदर है यहाँ पर ये 8, 7 6 2 1, ठीक है जी। हम ये वाली सीक्वेंस यहां पर मान लेते, और जो क्राइम सीन है, जो क्राइम सीन जहां पर डन हुआ है उसका भी डीएनए हमारे पास होगा जी, ठीक है जी, उसका भी डीएनए हमारे पास यहां पर होगा। अब उसका डीएनए जब मैंने यहां पर लिया, ठीक है जी, जो क्राइम सीन पर है, तो मैंने क्या देखा कि वो रिपीट कर रहा है किससे बच्चों, 1 2 6 7 और 8, वो इस वाले से मैच कर रहा है। नंबर ऑफ रिपीटेशन तो होती है सर, वो तो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, यहाँ पे दिख रहा है कितनी बार रिपीट हो रहा है, लेकिन वो रिपीटेशन कितने के बाद हो रहा है, समझे। तो उन ब्लॉक्स की यहां पर मैचिंग हमारे पास हम लोग क्या देख रहे हैं, ज्यादा है दोस्तों। तो इसका मतलब कि जो बंदा है वो क्राइम जिसने किया है वो बी है, जो डीएनए मिला है वो बी वाले का है। तो आफ्टर हमने यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग हाइब्रिडाइज भी कर सकते हैं। जैसे हाइब्रिडाइज करेंगे, आफ्टर वी हाइब्रिडाइज विद वीएनटीआर, वी नो कि डीएनए सीक्वेंस जो होती है कॉम्प्लीमेंट्री होती है। सो इफ वीएनटीआर इज गोज टू हाइब्रिडाइज, वी ऑटोमेटिकली नो द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। भाई डीएनए की सीक्वेंस पता चल जाएगी क्योंकि वो हाइब्रिडाइज है, बिकॉज वीएनटीआर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, सो वीएनटीआर हैज ATCG रेशो। तो जो 10 पीस वाला है कॉम्प्लीमेंट्री 1 होगा, दिस वीएनटीआर विल बी कम इन हाइब्रिडाइज, वो हाइब्रिडाइज में आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, कुछ कुछ पैटर्निटी इश्यू होते हैं। पैटर्निटी इश्यू में भी क्या करेंगे हम लोग, उसमें भी यही करेंगे। मान लीजिए मदर है, चाइल्ड है, ठीक है, और देखेंगे कि मेल 1 है, मेल 2 है, उसके अंदर कितने कितने यहाँ पर सीक्वेंसिंग जो है बेसिकली वो रिपीट हो रही है। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एक इनहेरिटेबल चीज होती है जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जाती है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी इन केस ऑफ डिस्प्यूट बच्चों।